तो भाई ये है 12 CBSE RBSE का लेक्चर नंबर 22 चैप्टर चल रहा था हमारे 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। तो देखो इस चैप्टर में हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, लेकिन 5.2 के आखिरी के 2 क्वेश्चन बाकी थे, 9th और 10th। तो हम वही करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। आपको यहाँ बताना है अवकलनीयता। अवकलनीयता यानी कोई फलन अवकलनीय है या नहीं है, यानी डिफरेंटिबिलिटी। तो आपको डिफरेंटिबिलिटी चेक करनी है, अवकलनीयता की जांच करनी है। तो भाई इसके लिए हम दो चीज़ निकालते हैं, LHD और RH, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों लिमिट सेम होती है यानी LHD इक्वल टू RHD आता है, तब तो फलन अवकलनीय है। और अगर सेम नहीं आया तो अवकलनीय नहीं है, नॉन डिफरेंटिबल, तो अवकलनीय नहीं है। इसको करने के लिए ये फॉर्मूला कुछ आपका प्रथम सिद्धांत से मिलता जुलता है। प्रथम सिद्धांत आया था आपके 11th में, फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या था फॉर्मूला? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यानी अवकलन, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये आपके 11th क्लास में आया था भाई। यही है LHD RHD, अवकलन ही है, बस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अवकलन निकलता है किसी पॉइंट पर x बराबर a पर। तो आपको 5.1 की तो कोई पॉइंट देगा, x की जगह a देगा, तो इसी फॉर्मूले में x की जगह a रख दो। तो लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह a रखना है, माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। अगर आपने प्लस h लिया तो RHD बनेगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन h। तो मैंने इस फॉर्मूले में x की जगह क्या रख दिया? a रख दिया। तो a रखते ही ये फॉर्मूला किसका बन गया? RHD का। इस RHD के फॉर्मूले में प्लस h यूज़ करोगे तो RHD, और इसकी जगह माइनस h यूज़ करोगे ऊपर नीचे तो वो बन जाएगा LHD। तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल वाला ही फॉर्मूला है, बस x की जगह a आ गया। अगर आपने प्लस h यूज़ किया है तो RHD, और माइनस h यूज़ किया है तो LHD। और फलन कब अवकलनीय होगा? जब आपका LHD बराबर क्या हो? RHD, तो फलन अवकलनीय है। सो फंक्शन आर डिफरेंटिबल। तो ये है आपकी थ्योरीज की। लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी थे उनकी, इसके लिए भी लिमिट की ज़रूरत थी, इसलिए हमने वो तब नहीं कराए थे और छुड़वा दिए थे। 5.1 के बाद कराने को कहा था, तो ये हम कर रहे हैं। तो ये थ्योरी आप नोट डाउन कर लो। तो एक बात हम कर लेते कुछ छोटी मोटी बातों की जो हमसे गलतियां नहीं होने देती। फर्स्ट थिंग, ये कौन सा फंक्शन है? मापांक फलन, मॉड्यूलस फंक्शन। ये आपके सतत और अवकलनीयता की बात करूं, यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी की, मॉड्यूलस फंक्शन मापांक फलन, तो ये सतत होता है बट अवकलनीय नहीं होता। और एक आपके महत्तम पूर्णांक फलन, हाईएस्ट कॉमन इंटीजर फंक्शन, ये आपके सतत भी नहीं होता, नहीं कंटिन्यूस भी नहीं होगा और अवकलनीय भी नहीं होगा। इसमें तो निकालते हम सतत यानी कंटिन्यूटी में फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL। तो किस में निकाला जाता है? LHD और RHD। तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 पे जो फंक्शन दिया है मॉड्यूलस वाला, ये अवकलनीय नहीं है। और थ्योरी भी ये कहती है अवकलनीय नहीं होता, यानी LHD RHD सेम नहीं आएगा।
सेम आ गया तो आपने गलती की है, ठीक है। अगर मॉड्यूलस फंक्शन होता है मापांक तो सतत आते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL सेम आएगा उसमें, लेकिन अवकलन सेम नहीं आएगा, इसलिए हम बोलते हैं वो अवकलनीय नहीं है। तो ये फिक्स थ्योरी है जो हमें याद रहनी चाहिए, ताकि अगर गलती से आपके बराबर नहीं आ रहे हो तो आपको गलती पकड़ाई में आ जाए कि आपने गलत किया है। मॉडुलस है तो कंटिन्यूस हो सकता है, सतत हो सकता है, लेकिन अवकलनीय नहीं होगा, यानी डिफरेंटिबल नहीं होगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अब अपन। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, मुझे पहले तो मॉडुलस फंक्शन को खोल के लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं खोल के? ये पूरी वैल्यू एक बार प्लस की और ये पूरी वैल्यू एक बार माइनस की। यहाँ पे जो ये होता है उल्टा मिलता है हमें, माइनस का होगा तो प्लस का मिलेगा, प्लस का होगा तो माइनस का। यहाँ माइनस का है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये x लेस देन 1। अब आपको इस पर क्या चेक करना है? डिफरेंटिबिलिटी। तो एक बार निकालोगे आप LHD और एक बार RHD। क्या है फॉर्मूला इसका? लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन, सॉरी LHD है तो माइनस h, तो नीचे भी माइनस h। गलती से किसी में मैंने प्लस h कर दिया तो थोड़ा ध्यान दे लेना कि सेम टाइप क्वेश्चन लिखने में कई बार गलती हो जाती है। लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह वैल्यू 1 तो 1 माइनस h f1 और ये आपके माइनस h। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, 1 से छोटा फंक्शन, और 1 से छोटा फंक्शन कौन है? ये रहा, माइनस x आ रहा है अंदर, तो x नहीं लिखते हम, x की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 माइनस h और ये माइनस 1 और ये ब्रैकेट। तो मुझे मालूम था कि मुझे x की वैल्यू रखनी है, और मैं जब भी वैल्यू रखता हूँ ब्रैकेट लगाता हूँ, इसलिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट को तो बना दिया कैपिटल, और जो x की वैल्यू रखी वो स्मॉल ब्रैकेट अंदर रख दिया भाई मैंने वैल्यू। f1 तो 1 पे वैल्यू, तो 1 पे कौन सा फंक्शन है? ऊपर वाला, और साथ में x की वैल्यू भी रखनी है 1, तो ऊपर वाला फंक्शन लूँगा तो 1 माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना स्मॉल, ताकि आपको याद रहे फंक्शन तो ये लिया है लेकिन आपने x की वैल्यू रख दी 1, कि f1 निकालना है अपने, अपॉन माइनस h। तो 1 में से 1 कैंसिल है, ये तो 0 हो गया, ये बचा, इसमें भी आपके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन h, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो ही चुका था। अब 1 से 1 भी कैंसिल, h से ये कैंसिल, माइनस 1 टाइम, तो लिमिट रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कितना आ गया? माइनस 1। अब आप क्या निकालोगे? RHD। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। a की वैल्यू वही 1 पे चेक करना है अपने को, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो 1 प्लस h, 1 से बड़ा फंक्शन, तो इनमें 1 से बड़ा फंक्शन कौन है? ऊपर वाला। साथ में आपको x की वैल्यू भी रखनी है, तो क्या आएगी? 1 प्लस h माइनस 1। तो जैसे मैंने वैल्यू रखी x की तो एक ब्रैकेट भी लगा दिया, तो इस ब्रैकेट को मैंने कैपिटल कर दिया, बड़ा ब्रैकेट। उधर चलो पीछे f1, तो 1 के लिए कौन सा फंक्शन? यही वाला, लेकिन x की जगह 1 रखना है आपको, तो ये 1 मैंने जो रखा और ये 1 पहले से चल रहा है, अपॉन h। ये तो आपके 0 हो जाएगा। जब आप इसे और सोल्व करोगे RHD को, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल, h से h 1 टाइम, कितना आ गया? 1। LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो ये दोनों सेम नहीं है भाई, LHD और RHD सेम नहीं आए, तो हम क्या बोलेंगे? x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है।
फंक्शन आर नॉट डिफरेंटिबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो गया सोल्व। बस आपको ये LHD और RHD का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और वो फिक्स थ्योरी कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं लेकिन डिफरेंटिबल नहीं होते, और जो महत्तम पूर्णांक फलन था हाईएस्ट कॉमन इंटीजर फंक्शन, वो कंटिन्यूस भी नहीं होते और वो डिफरेंटिबल भी नहीं होते, यानी ना तो सतत होंगे ना ही अवकलनीय। करो भाई नोट। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको x बराबर 1 पर यानी एट x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, यानी LHD RHD निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे LHD। फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। आपके ए की जगह 1 आ रहा है तो आप ए की जगह 1 रख दो भाई। लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, जब यहाँ रखोगे आप, ये तो नॉर्मल ब्रैकेट में रहने दो, अब रखेंगे वैल्यू तब आगे बड़ा ब्रैकेट आएगा। तो रखो, क्या बोलते हैं इस बड़े ब्रैकेट को, महत्तम पूर्णांक फलन, हाईएस्ट कॉमन इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा फंक्शन, और आपको पता हो तो माइनस करते वक्त एक डिजिट कम हो जाती है, तो जैसे आप एक डिजिट कम करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये -1 अपॉन माइनस एच। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच। लिमिट रखने पे 1/0, 1/0 आ गया तो इसे बोलते हम अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड फॉर्म। तो अनडिफाइंड फॉर्म आने के बाद जरूरी नहीं आप RHD चेक करो, अनडिफाइंड आने के बाद हम ऐसे भी बोल सकते हैं अवकलनीय नहीं है, क्योंकि मान्य ही नहीं है। अब LHD आ गया, आपकी फिर भी इच्छा हो तो RHD निकालना चाहो तो निकाल लो। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। आपको a की जगह रखना है 1। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच f1 अपॉन एच। जब आप ये वैल्यू यहाँ फंक्शन में रखोगे तो ये बनेगा 1 प्लस एच बड़े ब्रैकेट में, यहाँ आपके आएगा 1 अपॉन एच। सोल्व करोगे आप इसे, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच का कितना आएगा 1, और 1 वाले का भी 1 ही आता है अपॉन एच। तो कैंसिल होके ऊपर तो आ गया 0। जब ऊपर 0 आ जाए न्यूमरेटर में यानी अंश में, तो फिर डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, हर में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 0 ही आएगा, और लिमिट रखूँगा तो 0। LHD नॉट इक्वल टू RHD। x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, और ये यहाँ सोल्व हो चुका है। फंक्शन आर नॉट डिफरेंटिबल ऑन x इज इक्वल टू 1। अब ऐसे ही आपको x बराबर 2 पर एट x इज इक्वल टू 2 पर होमवर्क में करना है। जैसे मैंने 1 पे किया, आपको 2 पे करना है। तो जब आप 2 माइनस एच करोगे ना, तो माइनस करते वक्त एक नंबर कम हो जाता है, तो 2 माइनस एच यानी 1 आ जाएगा इधर, उधर माइनस का 2 रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। तो आपको बता भी देता हूँ, आपको अगर महत्तम पूर्णांक फलन याद हो, अगर आपने a कोई पूर्णांक लिया है, पूर्णांक मतलब क्या, इंटीजर, तो ये सेम रहेगा। a माइनस एच करोगे तो एक नंबर कम हो जाएगा, और a प्लस एच में भी ये सेम रहता है a, जो हमारे 30 ये आगे क्वेश्चन में आ गया था 5.1 के अंदर, जो आपको याद रहना चाहिए था। कीजिए नोट डाउन।
तो भाई अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.8 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं वो इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपरों में नहीं पूछी जाती। आपके अवकलन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन मेन क्वेश्चन उससे आएगा, और कभी कभी 5.1 से आ जाता है, 2 क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल डिफरेंशिएशन से आएगा और फिर एक लिमिट से आ जाता है कभी कभार, ठीक है। इससे कोई चांस नहीं होता, फिर भी है कोर्स में तो करा देते हैं, इन फ्यूचर हो सकता है आपके काम आ जाए। रोलेस प्रमेय, रोलेस थ्योरम क्या है ये? तो इसमें क्या है, थ्योरी में आपको क्वेश्चन में लिखा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जमाने का तरीका और थ्योरी दोनों एक साथ आ जाए, ताकि आपको अलग से कुछ पैटर्न याद नहीं करना पड़े क्वेश्चन करने के लिए। तो क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन f(x) देगा, क्या होगा हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन में पता चलेगा। इधर आपके आएगा x बिलोंग्स टू AB, ये आएगा भाई। अब आपको यहाँ क्या करना होता है, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, फलन f संवृत अंतराल A से B में सतत हो। फंक्शन f is continuous in क्लोज इंटरवल, संवृत यानी क्लोज इंटरवल। सेकेंड, फलन f विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल A से B में अवकलनीय हो। तो फंक्शन f इज डिफरेंटिबल इन ओपन इंटरवल AB, तो ओपन इंटरवल में वो डिफरेंटिबल हो। और थर्ड रूल है आपके FA इज इक्वल टू FB। तो ये 3 रूल फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है, फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल और बड़े ब्रैकेट में AB। फंक्शन आर डिफरेंटिबल ऑन या इन ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में AB। थर्ड रूल, FA और FB इक्वल होंगे, और ये A और B आपको क्वेश्चन में साइड में मिलेंगे, ठीक है। जब तीनों रूल लग जाएंगे तो हम लिखेंगे फलन f रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो फंक्शन f आर सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। क्या बोला मैंने इंग्लिश में? फंक्शन f आर सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, ये लाइन लिखनी है। तो अंतराल AB में कोई बिंदु B इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' is equal to 0, then any point C lies between interval A, B such that, और ये आ जाएगा, ठीक है। क्या लाइन लिखनी है? then any point C lies between interval स्मॉल ब्रैकेट में AB, स्मॉल ब्रैकेट आएगा AB such that, और फिर f' इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको यहाँ से C की वैल्यू निकालनी है, और ये जो C की वैल्यू आएगी, जो क्वेश्चन मार्क लगाया यानी जाने क्या, वो आपके इंटरवल के बीच में आनी चाहिए। जो आपने ऊपर इंटरवल लिया था ना, क्लोज इंटरवल,
उसमें आनी चाहिए। अगर ये पॉइंट सी इसमें आ गया तो रोले प्रमेय सत्यापित हुई। अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई। सो रोलेस थ्योरम आर वेरीफाइड। तो आपकी जो रोलेस थ्योरम है वो वेरीफाइड होगी है, यानी सत्यापित होगी है। लेकिन उसके लिए सी का जो मान आएगा वो इंटरवल के बीच में आनी चाहिए। अब यहाँ तो सिर्फ लागू हुई थी, सत्यापित नहीं हुई थी, और यहाँ सत्यापित होगी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये बिलोंग नहीं आता है तो फिर हम लिख देंगे अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। ठीक है। और इनमें से कोई रूल में आप पटक दे, यानी कोई रूल फॉलो नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, ये फलन एफ रोले प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता, और वहीं पे क्वेश्चन खत्म। आई बात समझ में? जरूरी नहीं है हर बार तीनों फॉलो करे। अगर इनमें से कोई फॉलो नहीं किया, अनफॉलो कर दिया उसने एक को भी, तो क्या लिख देंगे, फलन एफ रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, तो आप आगे सोल्व ही नहीं करोगे। तो फंक्शन एफ आर नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, ये लाइन लिख के आगे नहीं बढ़ना। और सी अगर आपको आगे पूरा सही आ रहा है, सी निकालना पड़ रहा है, और सी ए बी के बीच में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे, सत्यापित नहीं हुई, यानी रोलेस थ्योरम आर नॉट वेरीफाइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये थ्योरी है जो आपको लर्न करनी है, ना कि समझनी है, ये याद रखनी है। अभी मैं आपको सतत के बारे में बता दूंगा कौन कौन से फलन सतत होते हैं। हालांकि इसकी बात हमने 11th में कर ली थी, सेकंड चैप्टर में। फिर भी जो बच्चे यहाँ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से फलन सतत होते हैं। कीजिए इतना नोट डाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रमेय करते हैं, जिसका नाम है मध्यमान प्रमेय, यानी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम ये वाला आ गया, मेरे टाइम पे भी थी ये। इसका नाम तब लाग्रांज थ्योरम था। कोर्स चेंज होते हैं, नाम चेंज होते हैं। अगर इन फ्यूचर आपके रोले और लाग्रांज आ जाएं तो आप घबराएं नहीं, दोनों का पेयर चलता है। तो लाग्रांज इसी को बोला गया मीन वैल्यू थ्योरम को। ठीक है। तो अब इसमें भी आपको फंक्शन मिलेगा और साथ में आपको क्लोज इंटरवल मिलेगा, बंद अंतराल, जिसे हम बोलते हैं संवृत अंतराल। तो यहाँ पे भी दो रूल आएंगे, ऊपर के दोनों रूल सेम आएंगे। फलन एफ संवृत अंतराल ए बी में सतत है, तो फंक्शन एफ आर कंटिन्यूअस ऑन या इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी बड़े ब्रैकेट में। फंक्शन एफ आर डिफरेंटिबल ऑन ओपन इंटरवल स्मॉल ए बी, स्मॉल ब्रैकेट में ए बी। और फिर यहाँ फलन एफ रोले की जगह आपके आ जाएगा मध्यमान प्रमेय। मध्यमान मीन वैल्यू के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। कोई पॉइंट सी इस प्रकार होगा कि, तो नाम चेंज हो गया तो ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। यहाँ आएगा आपके एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। फंक्शन यहाँ मिलेगा, ए बी की वैल्यू रखनी और ये आ जाएगा। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, फंक्शन एफ सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, बस रोले की जगह मीन वैल्यू आ जाएगा। देन एनी पॉइंट सी लाइज बिटवीन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में ए बी सच डेट एफ डैश सी, जीरो की जगह ये आ जाएगा। सेम आपको सी निकालना है जो ए और बी के बीच में आना चाहिए। अगर ये बीच में आ रहा है तो हम बोल देंगे मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। सो मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड, ये लास्ट लाइन लिख देंगे और कंप्लीट हो जाएगा। इक्वल नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड। यहाँ पे भी अगर इनमें से कोई छूट गया तो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, आगे बढ़ना ही नहीं है। ये फॉलो होंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। इनमें से एक भी छूट गई कंडीशन तो फिर हम आगे नहीं बढ़ते, वहीं छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। इस तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हम जानेंगे कौन कौन से फलन सतत होते हैं जो हमने 11th में पढ़े थे। अवकलनीयता की तो हम जांच कर लेंगे, जिसका अवकलन हो गया वो अवकलनीय है, जिसका नहीं हुआ वो अवकलनीय नहीं है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, मैं आपको सतत फलन लिखा देता हूँ।
सबसे पहले तो मैं लिखा देता हूं सदैव सतत, ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसमें आपके एक तो आता है बीज गणितीय फलन यानी अलजेब्रिक फंक्शन। इसके अंदर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन यानी रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद ऐसे आ जाएंगे, पावर वाले आएंगे। दूसरा आपके मापांक फलन भी सदैव सतत होता है। तीसरा मापांक फलन हो गया, बीजगणितीय हो गया, चरघातांकी। चरघातांकी आप जानते हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो आपके e की पावर x वाले होते हैं। मापांक यानी मॉड्यूलस फंक्शन जो आपके मोड के अंदर आते हैं। लघुगणकीय फलन लॉगरिथम फंक्शन जिसमें आपके log x आ जाएगा, a की पावर x आ जाएगा। कीजिए नोट डाउन। आगे चलें इसमें तो त्रिकोणमिति में ओनली साइन x और कोस x। मैं ये नहीं कह रहा और भी नहीं होते, और होते हैं सतत। मैंने बात कर रहा हूँ सदैव सतत, ऑलवेज कंटिन्यूस। यानी आप कोई सा ही पॉइंट लो x बिलोंग्स टू r के लिए, ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, एक पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। सिक्स्थ अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन जो था हमारे f(x) इज इक्वल टू k, जिसका हमने लास्ट में ग्राफ भी बनाया था, k की जगह a लिया था हमने वहाँ। इसके अलावा तत्समक फलन जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोला करते थे। इसमें आपके फंक्शन खुद x वेरिएबल सेम आ जाता था। आप x लोगे तो x ही मिलेगा, सेम आइडेंटिटी मिलेगी। इसके अलावा नोट अलग से कुछ विशेष। फर्स्ट ये परिमेय फलन यानी कि रैशनल फंक्शन, ये सदैव नहीं होते भाई। तो परिमेय फलन किसे बोलते थे अपन? जो p अपॉन क्यू फॉर्म में हो, और q की शर्त क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स x बिलोंग्स टू r, r में से आप 0 को हटा दो तो जितने भी पॉइंट है सब पे क्या आएगा? कंटिन्यूस। बस 0 लेते ही ये अनंत आ जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म। तो वहाँ ये सतत नहीं होता। तो आपको जो इंटरवल देगा ना a से b, जैसे आपको मैंने a से b दिया 1 से 4, इसके अंदर 0 नहीं आ रहा और ये फंक्शन दे रखा है परिमेय यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तब तो वो कंटिन्यूस है यानी सतत है। और मैंने ऐसे लिख दिया आपके 0 से 4, तब नहीं है वो, इसके अंदर 0 आ गया और 0 के लिए मना कर रहा है। या फिर आप लिख दिया -4 से +4, इसके बीच में भी 0 आ रहा है, तो भी ये कंटिन्यूस नहीं होगा, फिर ये डिसकंटिन्यूस होगा, असतत। क्लियर? तो ये क्या है? ये तो सदैव है हर एक पॉइंट पे, ये सदैव वाले नहीं है, ये सब पे नहीं होते, इनमें कुछ पॉइंटों को हटाना पड़ता है। ऐसे ही सेकंड tan x
तो 10 में किस किस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है? 10 90 की, यानी गुना जो कि पाई बाई 2 पर। ऐसे ही अगर अपन बात करें और 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है, ऐसे सेक 90 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि वो कॉस 90 का अपोजिट नहीं, सेक 90 क्या, हाँ, सेक 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो अपोजिट इनफाइनाइट। तो 10 और सेक दोनों में आपको अपने रियल नंबर में से जितने भी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, जिस पे इनफाइनाइट आता है विषम गुणजों पे, उन्हें हटाना पड़ेगा। उन्हें हम डिनोट करते हैं विषम नंबरों को, ऑड नंबर को 2n+1 पाई बाई 2 से। तो जीरो मान लोगे तो पाई बाई 2 आ गया, 1 लोगे 3 पाई बाई 2 आ गया, 2 लोगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो अलग अलग 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसे वैल्यूज़ आती रहेंगी। अगर इन पाई बाई 2 वाली वैल्यूज़ को छोड़ दें, विषम यानी ऑड नंबर्स वाली, तो ये भी सब पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। इसके अलावा थर्ड बचा कौन, कॉट एक्स और कोसेक एक्स, ये भी हर कहीं किसी पे सतत नहीं होते। तो इसके लिए आपको छोड़ना पड़ता है किसको, एन पाई को, क्योंकि ये 0 डिग्री पर इनफाइनाइट होते हैं, पाई पर इनफाइनाइट होते हैं, फिर 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर। तो ये पाई के मल्टीपल्स पे यानी गुणजों पर असतत होते हैं। तो आर में से उन असतत बिंदु को हटा दो, तो बाकी सभी बिंदुओं पे ये भी क्या होंगे, सतत। तो ये तो ऑलवेज थे, हर एक बिंदु पर सतत, कंटिन्यूस, और ये सिर्फ इन पॉइंटों को छोड़ के बाकी ये भी क्या है, कंटिन्यूस। क्लियर? तो भाई वो सतत चेक करवाएगा तो मैं पूरा फंक्शन की वैल्यू LHL RHL नहीं निकालने बैठूंगा। अब इस थ्योरी से डायरेक्ट बोल दूंगा वो कंटिन्यूस है या नहीं है, डायरेक्ट बोलूँगा। अवकलन करके देखूंगा, अवकलन हो गया तो अवकलनीय है यानी डिफरेंटिबल, FA बराबर एफ भी लाऊंगा अगर रोले प्रमेय है तो, नहीं तो डायरेक्ट मीन वैल्यू लगा देंगे अपन, और फिर वही जो हमने थ्योरी पढ़ी उसको फॉलो करेंगे। तो ये इतनी सी थ्योरी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.8। तब तक उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरी लर्न हो जाएगी इसकी। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखाई है, इतना काम का नहीं है हमारा तो मामूली सा काम आएगा, ज़्यादा कुछ एक फंक्शन काम आएंगे। मैं तो आपको सारे लिखा दिए ताकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो वहाँ पे आ जाए तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।